Hello, Namaste, Jai Hind, and welcome back to Lumos Talkies. Today I'm going to be talking about one of my all-time cult classic Indian films called Teesri Kasam. The director was Mr. Basu Bhattacharya. The music was by Shankar Jaikishan. It was based on the short story Mare Gaye Gulfam, written by the Hindi novelist Fanishwar Nath Renu ji. इसका स्क्रीन प्ले लिखा था नवेंदु घोष जी ने और इसके लिरिक्स लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। और इसकी प्राइमरी कास्ट थी राज कपूर द लेजेंड एंड द लेजेंड वहीदा रहमान जी। तो आइए बात करते हैं कि मुझे फिल्म इतनी पसंद क्यों है और ये मेरे लिए एक ऑल टाइम क्लासिक क्यों है और मैं इसको क्यों बार बार रीविजिट करता रहता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा एंड अ लवर ऑफ सिनेमा। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक तो ब्लैक एंड वाइट एरा है ना। आई थिंक 50s 60s आज हम बात करते हैं कि रीमेक्स ही बना रहा है बॉलीवुड, या वैसे तो बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए इसको, इट्स द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और इट्स बीन बोरिंग फ्रॉम द वेस्ट. But if you look at the character of the tramp that Raj Kapoor Saab created for himself was heavily aping or inspired by Charlie Chaplin and the common man and the tramp that he played in most of his black and white silent films. The Great Dictator being an exception, which had sound. And but apart from that, एक मैंने काफ़ी साल पुरानी एक इंटरव्यू देखा था दिग्मंशु धूलिया साहब, बहुत दिग्गज डायरेक्टर हैं. उन्होंने ये कहा था कि हाउ कैन अ बुलक कार्ट राइडर, जो कि इसमें उन्होंने बैलगाड़ी चालक का किरदार अदा किया है राज कपूर साहब ने, जो कि बेसिकली 3 कस्में खाते हैं एज द टाइटल सजेस्ट्स. फिल्म के अंत में आखिरी कसम होती है. तो मैं चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी भी और जिन लोगों ने नहीं देखी है ये फिल्म देखे, इसलिए कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ज़्यादा गिव अवे ना कहूँ कहानी के बारे में, लेकिन उतना ही बताऊँ कि वो क्या थीम एड्रेस कर रही है कि आपका इंटरेस्ट जागे और आप ये फिल्म यूट्यूब पर जाके देखें. देखिए, दिग्मंशु धूलिया साहब ने ये कहा था कि ये रोल बलराज साहनी साहब को करना चाहिए था, क्योंकि इतना खाता पीता या प्लम्प एक बुलक कार्ट राइडर कैसे हो सकता है. तो आई एग्री, लेकिन राज कपूर साहब ने भी जो इस किरदार में, हीरामन का जो किरदार है जो बैलगाड़ी चलाता है, उस किरदार में जो इनोसेंस, नाइविटी, एक अक्खड़पन, एक देहात का गवार, एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा जो हीरामन के किरदार को चाहिए था, वो सच्चाई, वो अच्छाई, वो सब वो लेकर के आए बखूबी. तो अगर आप सिर्फ चेहरे पे ध्यान दें तो क्यों नहीं हो सकता खाता पीता हुआ वो भी हो सकता है. तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता. आई डोंट क्वाइट अग्री विद हिम. आई थिंक राज कपूर साहब ऑल्सो डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस फिल्म. अब आ जाते हैं कहानी पे. कहानी का प्लॉट बहुत सिंपल है. आप देखें कि, और गाने तो मतलब ऐसे एक से एक हैं जो आपने, भले ही अगर ये फिल्म नहीं देखी होगी, लेकिन गाने कहीं ना कहीं आपने सुने ही होंगे. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, या फिर सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है. सो इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल फिल्म, बट विद अ वेरी सिंपल एंड वेरी हाउ टू पुट इट, वेरी प्लेन ट्रीटमेंट. कोई ज़्यादा मतलब उगड़म पुगड़म कॉम्प्लिकेटेड कैमरा एंगल्स नहीं है, या कोई नॉन लीनियर एडिटिंग नहीं है. बहुत ही लीनियर कहानी चलती जाती है. फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरामन जो है वो किसी तरह अपना पेट पालने के लिए और अपने घर में अपने घर के फाइनेंसेस में योगदान देने के लिए, और उसकी एक भाभी माँ दिखाई गई हैं, उसके भैया नहीं दिखाए गए हैं, और वो छोटा भाई है, बस घर में वो है. जितना कैरेक्टर के बारे में हमको पता चलता है, जो बासु भट्टाचार्य जी हमको बता रहे हैं उसमें, कि वो कुछ बहुत मेहनत करके बैलगाड़ी हाँक के, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट एरा है और वो सेटिंग है जब इतना ज़्यादा भारत के इंटीरियर्स में ऑटोमोबाइल्स नहीं पहुंची थी, मैकेनिकल, एंड बुलक कार्ट से या टांगे से ही आना जाना हुआ करता था, या सामान की का आवागमन भी उसी से होता था. आजकल तो ट्रक्स और ट्रेलर्स बहुत आम बात हो गए. तो बैलगाड़ी चालकों का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता था. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स,
एंड इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो पहली 2 कस्में आपको फिल्म की शुरुआत में ही पता चल जाएंगी। पहले तो पुलिस के हाथों वो रंगे हाथों पकड़े पकड़े जाते हुए बचता ही है बस, कि चोरी का माल या तस्करी का माल, मैं स्मगलिंग का माल कभी नहीं चढ़ाऊंगा। तो वो पहली कसम खाता है और तौबा कर लेता है। अ, दूसरी कसम वो खाता है, तो वो भी आपको फिल्म देखें, मैं ना ही बताऊं तो अच्छा है, उसको सस्पेंस रहने दीजिए। जिन्होंने देखी है वो समझ गए होंगे। और फिर जब वो दो प्रकार की चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने से विफल हो जाता है, या कह सकते हैं कि निराश हो जाता है, हताश हो जाता है कि ये 2 चीज़ें तो मैं अपने बिल्कुल भी, ये मेरी मोरालिटी भी अलाउ नहीं करती, और भाई साहब बाप रे बाप अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो सवारी बिठाएगा। ही विल ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम हेयर टू देयर, जैसे आज हम उबर या ओला या टैक्सी या ऑटो रिक्शा करते हैं। तो वो ये डिसाइड करता है कि ही विल यूज हिज बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन बींग्स नाउ। ऐसे में वहीदा रहमान जी का किरदार इंट्रोड्यूस होता है। ही स्टैंडिंग अपने गांव के नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बाहर, वो खड़ा है अपना बैलगाड़ी जिसको वो टांगा बना चुका है एक तरह से। और वहीदा रहमान जी के साथ एक कोई उनके मैनेजर टाइप के किरदार हैं, जैसे कि हीरोइनों के होते हैं। और वो एक नौटंकी, जो कि आज भी मतलब होती हैं कई गांव खेड़ों में, जैसे कि महाराष्ट्र में गोंधड़, पोवाड़ा, यहाँ के बहुत ही लोकल आर्ट फॉर्म्स में बहुत प्रचलित है। एक संस्कृत थिएटर की या हिंदुस्तानी क्लासिकल थिएटर की प्रथा हमारे यहाँ आज भी जीवित है। तो वो गांव गांव जाके नौटंकी किया करती हैं। और वो इस पर्टिकुलर स्टेशन से खुद इसकी बैलगाड़ी से वहाँ जाना चाहती हैं। वो ट्रेन से इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था किसी बड़े शहर में, वो किसी एक थिएटर कंपनी के साथ, नाटक कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन उस अगर उनको पता चल गया कि वो किसी और इंडिपेंडेंट या किसी बाहर की कंपनी के साथ काम करेंगी तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और ट्रेन में अगर वो सफ़र तय करती हैं दूसरे गांव तक का, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र है, कुछ 10-12 घंटे का बाय रोड, तो उनके पकड़े जाने के चांसेस हैं। तो इस वजह से जो मैनेजर साहब हैं उनके, जो उनको दूसरी जगह काम दिलवा रहे हैं दूसरे गांव में, वो जा रहे हैं ट्रेन में और इनको बिठा देते हैं बैलगाड़ी में। अब ये जर्नी है, इट बिकम्स अ रोड मूवी। जैसे कि आप इम्तियाज़ अली जी आजकल बनाते हैं रोड मूवीज़। हाईवे देख लीजिए, 2 किरदार हैं बस, वो उनका एक सफ़र चल रहा है और वो आपस में बातचीत हो रही है, एंड एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। या आप जब भी मत देख लीजिए, हम जो चलने लगे, तो इट बिकम्स अ रोड मूवी फ्रॉम देयर। और वहाँ पे वो कैसे ये 2 किरदार नज़दीक आते हैं और फिर रास्ते में वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कहानियाँ किससे एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ये वो व्हाट्सएप और रील्स और इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं। तो हम में से कुछ लोगों को याद होगा जब 2014 के पहले डेटा इतना चीप नहीं हुआ था, तो जब हम ट्रेन में भी ट्रैवल किया करते थे तो आमने सामने की बर्थ पे बैठे हुए लोगों से हम बात किया करते थे और अपनी जीवन की कहानियाँ किससे साझा या शेयर किया करते थे। तो ये वो ज़माना था। सो इट बिकम्स वेरी सरियल, और दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड आप कह लीजिए, कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर वो गांव पहुंच जाता है। वहाँ पे नौटंकी की इसको फ्री में पास दिलवा देती है। वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, समाज के नज़र से एक्ट्रेसेस को देखता था। महाराष्ट्र के बहुत दिग्गज कलाकार हुए हैं, बाल गंधर्व जी, जिनके नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ा रंगमंच भी है। ये वो ज़माना था जहाँ पे भले घर की या लड़कियां या महिलाएं एक्चुअली नाटक नौटंकी प्लेज में काम नहीं किया करती थी, टैबू माना जाता था। और जो करती थी उनको बहुत ही मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग माना जाता था। तो समाज कहीं ना कहीं उनको बहुत ही नीच नज़र से देखता है, जबकि वो भी कलाकार हैं। और वहीदा रहमान जी ने जो अपने करियर में कैरेक्टर्स किए, कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी बहुत झलक आपको देव साहब की गाइड में भी दिखेगी। हमारा पहला वीडियो गाइड पे ही था और सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उसी पे आए हैं।
तो इसलिए हमने इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। खैर वापस आते हैं तीसरी कसम पे। तो उस तरह उस टाइम के समाज की क्या रियलिटी है, आज भी कहीं ना कहीं वो मानसिकता आपको दिखती है, इतनी इन योर फेस नहीं दिखती, लेकिन इन क्लोज क्वार्टर्स बिहाइंड कर्टन्स लोग जो महिलाएं फिल्मों में या थिएटर में काम करती हैं, या सिर्फ महिलाएं क्यों, पुरुष भी, उनको कहीं ना कहीं अपशब्द जैसे भांड या कुछ एक नीच नज़र से ही देखती हैं। हालांकि इस फिल्म में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो स्टीरियोटाइप टाइप को तोड़ती है ये फिल्म कि शी इज़ नॉट फॉर सेल एंड her character is quite pure and character and in the sense that you don't define people's characters or judge their characters by their habits or but by how they treat other human beings. So she has a lot of empathy for Hiraman. They develop a bond. और वो जितने दिनों तक वो अलग अलग नौटंकियाँ, अलग अलग कहानियाँ, म्यूजिकल्स परफॉर्म कर रही हैं, तो वो साथ साथ इन दोनों की फ्रेंडशिप जो कि धीरे धीरे ट्रांजिशन होती है ऑन अ स्लो बर्नर इनटू लव, लेकिन कैसे सोशल स्टिग्मास और जिस तरह का हमारा सामाजिक ढांचा है उस वजह से ये दो किरदार क्या साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो ये कहानी है। और फिर वो तीसरी कसम क्या है जो कि फिल्म के अंत में हीरामन लेगा, तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये मेरा दावा है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपके साथ रह जाएगी, इसके गीत आपके कानों में गूंजते रहेंगे और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये आज भी रेलेवेंट है। मेरे हिसाब से है, क्योंकि क्या हम कला और कलाकार को जोड़ के देखते हैं? वो उनका निजी, हम आज भी इतने वॉयरिस्टिकली इंटरेस्टेड क्यों हैं कि वो अपने निजी जीवन में क्या करते हैं और क्या नहीं? अगर हम कलाकार को सिर्फ उसकी कला के लिए आंकें तो एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं होगा। ये एक प्रश्न ये फिल्म उठाती है आपके अंदर, आपके कॉन्शियंस के अंदर, आपकी चेतना के अंदर ये एक प्रश्न जरूर आएगा। क्या अमीर और गरीब, ऊंचा और नीचा, हम आज़ादी के 80 साल में अचीव कर पाए हैं, या कहीं ना कहीं क्लास डिवाइड, और मैं कास्ट की नहीं क्लास डिवाइड की बात कर रहा हूँ, जो क्लास हायरार्की हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, वो सटली हमने ब्रश अंडर द कार्पेट कर दिए, पर वो अभी भी प्रेवलेंट है और जीवित है। एक महिला को समाज में, सोसाइटी में और उसकी कम्युनिटी या कहीं पे भी, एक इन जनरल इन एन इंडियन सोसाइटी, रिगार्डलेस ऑफ विच रिलीजन और कास्ट और क्रीड शी कम्स फ्रॉम, जब तक वो शादी नहीं कर लेती और किसी का घर नहीं बसा देती, या हाउस वाइफ, एंड आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड हाउस वाइफ, इट्स डिस्टेस्टफुल, होम मेकर नहीं बन जाती, तो तब तक क्या एक प्रिडोमिनेंटली पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेटेड समाज ऐसी महिला को इज्जत देगा, एक्सेप्टेंस देगा इन द ट्रूएस्ट सेंस? और ये कभी ख़त्म नहीं होता। क्या एक महिला की आइडेंटिटी सिर्फ किसी की वाइफ बनना है? तो ये प्रश्न हमको पूछना पड़ेगा। आज भी अगर ये पूछना पड़ रहा है तो ये फिल्म अहेड ऑफ इट्स टाइम तो नहीं कह सकता मैं, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कुछ बदला नहीं है ज़्यादा, बस हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो अगर कोई महिला, एक female citizen of this country, she wants to be defined and identified by her love for a craft, say dance or acting, तो क्यों हम उसको चैन से जीने नहीं देते? Especially women who come from decent educated backgrounds, and even if they don't. And how do you define education? You can name and read a lot, find a lot of references for illiterate
men and women who have broken the stereotype that you don't even have to be literate to be educated. You just have to be enlightened in the right sense and have the right set of moral values. And so ये बहुत सारे questions हैं. मेल गेज को भी इस फिल्म ने इस तरह से दिखाया कि हीरामन इज़ द ओनली ग्रीन फ्लैग, जिस तरह से आज आप कहते हैं, और उसके जो आसपास उसके जो संगी साथी हैं वो उससे नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको एक्सेस चाहिए जो हमारी एक्ट्रेस हैं वहीदा जी के कैरेक्टर के इंटीमेट स्पेस में. और कैसे हीरामन बिकम्स वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दिस कैरेक्टर. तो कहीं ना कहीं मेल गेज जो है औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाली, उसके बारे में भी ये फिल्म बात करती है. उसके बारे में भी आप अपने आप से सवाल पूछने में मजबूर हो जाएंगे. और इन जनरल आप कहीं ना कहीं यू विल फील हेल्पलेस about a lot of issues that we are still plagued by as a nation, as a society, and have not been able to remedy after so many years of gaining our independence. So yeah, and like how rare empathy has become. Films used to be made about such characters who were platonically in love. They did not have to define their relationship. Even then, they defied all odds. So it's a very surreal film. It'll leave you with a lot of afterthought, and it'll prompt you to think, and at the same time, it'll entertain you. And I think it's a stroke of genius for any filmmaker, and it's the biggest compliment I can give to any filmmaker. In this case Mr. बासु भट्टाचार्य की सिर्फ 2 किरदारों की आपस की बातचीत में आपने एक फुल लेंथ फीचर फिल्म खींची है और आप ऑडियंस को होल्ड करके रख पाते हैं. तो ये बहुत ही उम्दा बात है और कमेंडेबल बात है. तो प्लीज़ देखिए तीसरी कसम, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझसे भी शेयर कीजिए कि आपको इस फिल्म से आपका क्या क्या टेक अवे रहा और आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा. I would love to know your thoughts. These were my thoughts. And yeah, we'll meet again with another film, another video, probably another book, another piece of literature. And till then, please take very good care of yourselves. Jai Hind, Namaste. And अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे को एनकरेज करने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करें. विनम्र निवेदन. धन्यवाद.